무궁화 꽃이 피었습니다. 1857 में अंग्रेजों ने मुस्लिम मानसिकता, उनकी साइकी समझने के लिए कैप्टन लीज को भारत बुलाया। 4 साल के एक गहरे अध्ययन के बाद 1858 में लीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मुसलमान अपने आप को भारत की संतान नहीं मानते, वे खुद को आक्रमणकारियों की संतान मानते हैं, वे अपने को भारत का शासक वर्ग समझते हैं। 1857 के विद्रोह को देखकर ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिल गई थी। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए था जिससे वो भारत पर लंबे समय तक राज कर सके और मुसलमानों की यही मानसिकता आगे चलकर अंग्रेजों का सबसे बड़ा हथियार बनी। शुरुआत हुई 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना से। लीग का पहला उद्देश्य मुसलमानों के अधिकारों का बचाव करना था, लेकिन बाद में यह उद्देश्य भारत के अंदर मुसलमानों के लिए एक अलग इस्लामिक स्टेट बनाने में बदल गया। उदाहरण के तौर पर सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह गजल 1904 में मोहम्मद इकबाल ने लिखी। ठीक 1 साल बाद मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग का सबसे मुखर समर्थक था और उसके बाद 2 नेशन थ्योरी के लिए लड़ने वाला पहला इंसान था। इधर अंग्रेजों के खिलाफ हिंदुओं की लड़ाई का जिम्मा मुस्लिम हितैषी कांग्रेस के पास था। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या थी गरम दल और नरम दल। जो भी व्यक्ति या क्रांतिकारी भारत से अंग्रेजों को भगाना चाहता था, जो केवल पूर्ण स्वराज और उसके लिए हथियार उठाने को तैयार था, कांग्रेस उसे गरम दल, एक्सट्रीमिस्ट मानती थी। लोकमान्य तिलक इस दल के जनक थे। दूसरी तरफ वो लोग जो केवल ब्रिटिश सरकार की नीतियों में सुधार चाहते थे, उनका मकसद विद्रोह या अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं था, बल्कि लोगों के हितों में संवैधानिक संशोधन कराना था। गोपाल कृष्ण गोखले की इस कांग्रेस को मॉडरेट नरम दल बोलते थे, जो बाद में महात्मा गांधी की कांग्रेस में बदल गए। अगर इस देश की आजादी के लिए सच में कोई लड़ा, हिंदुओं के लिए कोई लड़ा, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए कोई लड़ा, तो वो बस क्रांतिकारी लोग थे, ज्यादातर जिनमें जवानी वाला खून था। इतिहास की घटनाओं को अगर ध्यान से देखोगे तो केवल 10 साल के अंदर 1920 से 1930 के बीच में लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, लाजपत राय, रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्य सेन, खुदीराम बोस, राजगुरु, सुखदेव, लगभग हर क्रांतिकारी बलिदान हो गया। 1930 के बाद इस देश में ना कोई आजादी वाली क्रांति हुई, ना कोई बलिदान हुआ, तो अहिंसा आंदोलन, अनशन और भारत तेरे टुकड़े होंगे अभियान। शब्द गंभीर है, लेकिन महात्मा गांधी की कांग्रेस कभी भी अंग्रेजी राज को पूर्णतः खत्म करने के लिए नहीं लड़ी, कम से कम 1940 तक तो बिल्कुल भी नहीं, और इसके प्रमाण हैं। 1928 में कांग्रेस ने एक नेहरू कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का कार्य भारत का वो संविधान बनाना था जो भारत को डोमिनियन स्टेटस, ब्रिटिश सरकार का उपनिवेश घोषित कर आजादी को रिजेक्ट करे। उसी वर्ष कलकत्ता अधिवेशन में गांधी द्वारा उस रिपोर्ट को मूव किया। साथ ही साथ यह भी बोला गया कि 31 दिसंबर 1929 तक इस देश में कांग्रेस के नाम पर आजादी का कोई प्रोपोगेंडा नहीं होगा। आजादी उपनिवेश में बदल गई। लगभग 10 साल बाद भी गांधी जी मिस्टर पोलक को एक लेटर में लिखते हैं कि अगर ब्रिटिश सरकार आज भी भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दे तो वो खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे। साल 1940 2 घटनाओं ने अंग्रेजों को सुन्न कर दिया। एक, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से अंग्रेज सैन्य और आर्थिक शक्ति में पिछड़ गए। दूसरा, सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज से अंग्रेजों के पैर कांपने लगे। इस समय अंग्रेजों को पहली बार ऐसा लगा कि उन्हें भारत को छोड़ देना चाहिए। इसी समय देश में 2 और बड़े वाकया हुए। एक, गांधी जी ने विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करने से मना कर दिया और क्विट इंडिया मूवमेंट की घोषणा कर दी। मुस्लिम लीग और आरएसएस में इसने भाग नहीं लिया। जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो हिंदुओं के अधिकारों, हक और संस्कृति के संरक्षण के लिए 1915 में हिंदू महासभा का गठन हुआ, जो बाद में जाकर 1925 में आरएसएस में बदल गई। वीर सावरकर उस समय संघ का सबसे तेजस्वी नाम था और सावरकर नहीं चाहते थे कि क्विट इंडिया मूवमेंट में युवक पुलिस या फौज की नौकरी छोड़ आंदोलन में उतरे। दूसरा बड़ा वाकया था कि इस आंदोलन की वजह से अंग्रेजों ने कांग्रेस के सारे बड़े नेता जेल में डाल दिए। अब इस समय देश में केवल एक बड़ी पार्टी बची, मुस्लिम लीग, और जिन्ना ने अंग्रेजों को युद्ध में पूरा समर्थन दिया, जिससे जिन्ना की मांग अलग इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान और मजबूत हो गई। दिनांक 16 अगस्त 1946 बंगाल, जिन्ना डायरेक्ट एक्शन डे, सीधी कार्रवाई की घोषणा करता है। सोचो कि मुगलों ने या अंग्रेजों ने हमारे साथ सबसे बुरा क्या
क्या करा होगा। उस दिन कलकत्ता की सड़कों पर लाशें और खून था। औरतों की छाती काटी हुई थी, महिलाओं के नंगे शरीर को हुक से मांस की दुकानों पर टांगा हुआ था, लड़कियों के रेप कर हॉस्टल की खिड़की से बांध दिए थे। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 16 अगस्त का दिन रमजान पाक महीने का 18वां दिन था। इस नरसंहार ने भारत का विभाजन लगभग तय कर दिया। लेकिन वो कांग्रेस में कौन था जिसने सबसे पहले बंटवारे को हाँ करी? इसके जवाब में इतिहास कभी नेहरू कभी पटेल तो कोई गांधी जी को जिम्मेवार बताता। आपको क्या लगता है कि मुसलमान 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ क्यों लड़े? और मान लो कि अगर अंग्रेज हार जाते तो भारत पर शासन कौन करता? 1857 की लड़ाई मुसलमानों की तरफ से अंग्रेजों और हिंदुओं के खिलाफ जिहाद था, क्योंकि अंग्रेजों से पहले 700 साल तक देश में मुस्लिम शासन था। इसी वजह से बड़े व्यापारी और जमींदार भी वही थे, कोर्ट की भाषा और न्याय व्यवस्था भी उनकी थी, और हिंदू मुसलमानों से नीचे दर्जे के गिने जाते थे। ये नशा मुसलमानों के खून से अभी गया नहीं था। वो किसी भी तरह भारत पर अपना दोबारा राज चाहते थे, और ऐसा नहीं है कि उन्होंने इस बात को छुपाया। 1908 में मोहम्मद अली ने गोखले को लिखा था कि भारत का मुसलमान भारतीय जड़ों से ज्यादा अपनी पैन इस्लामिक पहचान से लगाव करता है। 1925 में डॉक्टर सैफुद्दीन ने अपने भाषण में बोला, अगर हिंदुओं ने भारत में तंजीम मूवमेंट को रोका तो भारत का मुसलमान अफगानिस्तान और बाकी मुस्लिम ताकतों के साथ मिलकर इस देश पर राज करेगा। मुस्लिम लीग ने कई बार साफ साफ ऐलान करा कि मुसलमान हिंदुओं के साथ एक समान शर्त पर नहीं रह सकते, जो बाद में जाकर पाकिस्तान एक मांग में बदल गई। विभाजन बंगाल और पंजाब का हुआ था और बंटवारा शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, तो इसलिए दोनों तरफ पुलिस और फौज भी लगाई। सही आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन उस फौज में 60 से 65% मुस्लिम थे। हिंदू क्विट इंडिया मूवमेंट में अपनी नौकरी छोड़ आंदोलन में थे। इसी वजह से सावरकर ने बोला था कि आंदोलन में भाग लेने की बजाय फौज में डटे रहो, जो बाद में आजाद हिंद फौज या बंटवारे के समय काम आ सके। इसी अंतर की वजह से जो ट्रेन लाहौर से अमृतसर या दिल्ली आई, उनमें केवल हिंदू सिखों के कटे हुए शरीर और लाशों से भरी बोगियां पहुंची। उधर दिल्ली में मुसलमानों को ले जाने वाली ट्रेन पर कोई हिंदू हमला न कर दे, इसलिए नेहरू जी लाहौर तक ट्रेन के साथ एक फौज भेजते थे। तो किसने भारत का बंटवारा होने दिया? इसका तो सवाल ही नहीं है। मुसलमान भारत में बस एक चीज के लिए लड़ रहा था, या तो भारत पे दोबारा राज करने के लिए या एक अलग इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए, और वो हुआ। अब धर्म के आधार पर हुए बंटवारे में ऐसा क्या हुआ कि लगभग सारे हिंदू पाकिस्तान से वापस आ गए, लेकिन मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या यही भारत में रुक गई। देश अभी आजाद ही हुआ था और महात्मा गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उन्होंने अपने शब्दों में बोला कि मेरा यह अनशन मुसलमानों के लिए, क्योंकि भारत का मुसलमान आज अपना सब कुछ खो चुका है। किसी को भी मुसलमानों में कोई गलती नहीं ढूंढनी है, चाहे वो कुछ भी करे। जरूर मुसलमानों की गलती रही है, लेकिन उतनी ही हिंदू और सिखों की भी जिम्मेवार रहे हैं। किसी भी हिंदू सिख को ऐसा माहौल नहीं बनाना है जिससे मुसलमानों को मजबूरन भारत छोड़ पाकिस्तान जाना पड़े। चाहे पाकिस्तान में सारे हिंदू मर भी क्यों ना जाए, फिर भी भारत में चूं की आवाज नहीं आनी चाहिए। आज नहीं तो कभी भविष्य में इतिहास मेरे इस कृत्य को, मेरे इन शब्दों को सार्थक अर्थ देगा। 30 जनवरी 1948 में गांधी जी को गोली मारने के बाद गोडसे के आखिरी शब्द थे, कहानी अभी 2 साल 1950 तक की बाकी है। अहिंसा और आजादी के असली सच को तैयार रहना। राम राम। आपका मेरे ऊपर यह विश्वास, आपकी यह सपोर्ट मैं शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूं कि हिंदू जागृति की यह शंखनाद अब और जोर से गूंजने वाली है। तो प्लीज द टॉक शो को फाइनेंशियल सपोर्ट करें, और अगर आर्थिक मदद नहीं कर सकते तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सनातन हृदय तक पहुंचाने में सहयोग करें। मेरा यह काम पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज आलोक कुमार फ्रॉम टॉक। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।